हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस होम साइंस। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच आप सभी को जिन्होंने 50+ लाइक्स दिया है हमारे लास्ट वीडियो को। इट मीन्स कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आप कोई और अदर न्यूट्रिशन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो या फिर आपका अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग के बारे में, तो आज हम स्क्रीनिंग के बाद देखते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में। जनरली ये टॉपिक्स थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन हमारे एमएससी लेवल का एक सब्जेक्ट है। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या होता है? तो सबसे फर्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट एक प्रोसेस है किसी भी इंडिविजुअल के न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में पता करने का, कि उसका डाइटरी इंटेक कैसा है, यानी कि वो क्या चीज़ खाता है नहीं खाता है, उसकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, या फिर हम कह सकते हैं कि उस पर्सन की बॉडी में किसी न्यूट्रिशन की कमी तो है कि नहीं है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो ये एक प्रोसेस रहता है एक इंडिविजुअल की ओवरऑल हेल्थ के बारे में जानने के लिए, स्पेसिफिकली न्यूट्रिशनल हेल्थ के बारे में जानने के लिए। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो अगर हम देखें तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट दो टाइप के होते हैं। दो तरीके से हम पर्सन का इवैल्यूएशन कर सकते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट तो होता है जो हमारा टाइप, वो होता है डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट। सेकंड होता है इनडायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट। ठीक है, तो आज हम डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मे बी अगर मैं दोनों पढ़ाती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट को हम इन्वेसिव और ऑब्जेक्टिव न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट में क्या करते हैं, हम किसी भी पर्सन का बायोलॉजिकल सैंपल, यानी कि उसकी बॉडी से हम ब्लड ले रहे हैं या फिर सीरम ले रहे हैं, यूरिन ले रहे हैं, कोई भी बायोलॉजिकल उसका सैंपल, साथ ही साथ हम फिज़िकल मेजरमेंट्स की हेल्प से उस पर्सन का न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट में, कि डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट में हम स्पेसिफिकली एक छोटे ग्रुप का या फिर सिंगल पर्सन का हम लोग न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं। बट फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक गांव का न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना है कि इस पूरे गांव में कितने लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? अब ये मेथड से अगर आप डायरेक्ट मेथड की हेल्प से अगर न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने लग जाओगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल। आप एक एक पर्सन का नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट के अंदर ऐसे मेथड्स आते हैं जिससे कि आप काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ पीपल का न्यूट्रिशनल असेसमेंट एक साथ कर सकते हो। तो क्या होगा, ये आपको लॉन्ग टर्म ग्रुप के बारे में पूरा पता चलेगा कि काफ़ी सारे लोगों का हम जनरली ये सर्वेस किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट एक छोटे ग्रुप के लोगों के लिए किया जाता है, कम लोगों के लिए किया जाता है, और इनडायरेक्ट असेसमेंट लॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप एक पूरा गांव ले लो, तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट है वो मोर एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू नॉन डायरेक्ट इनडायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट के कंपैरिजन में। तो अगर आपको एक सिंगल पर्सन के बारे में जानना है कि इस पर्सन की बॉडी में बीपी है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट में जो मेथड्स आते हैं उसकी हेल्प से आप उसका असेसमेंट करोगे। लेकिन अगर आपको पूरे एक गांव के बारे में जानना है कि इस गांव में कितने लोगों को बीपी है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट की हेल्प से प्रॉपर एक सर्वे करोगे। तो जो इनडायरेक्ट असेसमेंट होता है वो इनएक्यूरेट होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि इसमें जो एक्यूरेसी रहती है वो कम रहती है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। वीडियो के लास्ट में या फिर जब हम दोनों पढ़ लेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके बाद में एक प्रॉपर डिफरेंस में अगर आपको बताऊंगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट की डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट है उसके 4 टाइप्स होते हैं, जिसको कि हमने शॉर्ट कर दिया है A, B, C एंड D। 4 टाइप्स के होते हैं हमारे डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट, जिसमें कि सबसे फर्स्ट आता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। ठीक है, कल हमने पढ़ा था एंथ्रोपोमेट्री के बारे में। तो डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट के अंदर एक टाइप है हमारा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। इसमें जनरली क्या करते हैं हम लोग,
पर्सन का, किसी भी पर्सन की हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, उसका BMI कितना है वो देखते हैं हम, उसका वेस्ट सर्कमफेरेंस कितना है, स्किन फोल्ड थिकनेस कितनी है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के अंडर आते हैं। अब हम एक एक मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा हाइट। अब अगर आपको किसी पर्सन की हाइट निकालनी है या फिर आपको हाइट देखना है उस पर्सन का, तो आप क्या करोगे, उसका मेजरमेंट करोगे, सेंटीमीटर्स में करोगे या मीटर्स में करोगे। किसकी हेल्प से? जो हाइट को मेजर करने के लिए इक्विपमेंट यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडियोमीटर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वॉल माउंटेड हाइट रॉड। तो इसमें क्या रहता है, पहले से ही सेंटीमीटर्स या फिर मीटर्स रोड डाउन रहते हैं, आपको वहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा, देन फिर आपकी हाइट उसमें मेजर करते हैं। ठीक है। मेन पर्पस क्या होता है, हाइट की हेल्प से हम कैसे जान पाएंगे किसी के हेल्थ स्टेटस के बारे में? तो मेन क्या रहता है, हाइट की हेल्प से आप पर्सन की ग्रोथ के बारे में पता लगा सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है, कोई बच्चा है जो कि 13 इयर्स का है, तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप हाइट देखो तो 13 इयर्स के बच्चे की हाइट अराउंड 4 फुट 5 इंच या फिर 4 फुट 6 इंच, इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए ना। बट अगर उस बच्चे की हाइट 4 फुट से भी बहुत कम है तो आप क्या करोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसकी हाइट जितनी होनी चाहिए उससे इसकी हाइट कम है। इट मीन्स कि इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस में कुछ तो कमी है। ठीक है। तो ये हाइट की हेल्प से आपको पता चल गया उसकी हेल्थ के बारे में कि वो अच्छी हेल्दी कैटेगरी में है कि नहीं है, या फिर उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। जनरली जो स्टेडियोमीटर है वो एडल्ट्स के लिए यूज़ होता है, जो लोग खड़े हो सकते हैं, एडल्ट्स यानी कि एडल्ट्स नहीं, हम ये बोल सकते हैं जो लोग खड़े हो सकते हैं उनके लिए यूज़ होता है। बट अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, 1 साल का है, 1 साल से भी कम उम्र का है, 2 साल का है, जो वो खड़े नहीं हो सकता, अच्छे से चल नहीं सकता, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उन बच्चों की हम हाइट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं इन्फेंटोमीटर। ठीक है। तो बच्चों के लिए जो यूज़ होता है इक्विपमेंट, आपको इसमें इक्विपमेंट्स का भी नेम याद करना है कि हाइट आप किस चीज़ से मेजर करते हो, क्योंकि अगर आप नेट का पेपर दोगे, हाई लेवल पेपर दोगे, तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई चिल्ड्रन है, इट्स एज इज़ दिस, आप उसकी हाइट किस इक्विपमेंट की हेल्प से मेजर करोगे। देन आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। आपको पता होना चाहिए इन्फेंटोमीटर की हेल्प से बच्चों की हाइट मेजर होती है, और जो लोग खड़े हो सकते हैं उनकी हाइट मेजर होती है स्टेडियोमीटर से। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो फर्स्ट था हमारा हाइट, जो कि एकदम कॉमन चीज़ है। किसी भी अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हो, सबसे फर्स्ट वो आपसे आपकी हाइट पूछती है कि आपका हाइट कितना है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वेट। वेट जनरली किस में मेजर होता है, हमारा केजीज़ में मेजर होता है। ठीक है। तो वेट हम कैसे मेजर करते हैं, वेट के लिए जो मेजरमेंट की मशीन आती है, वेइंग स्केल्स होता है, सिंपल वेइंग स्केल होता है। आजकल डिफरेंट टाइप के आ गए हैं, डिजिटल आने लग गए हैं। पहले के ज़माने में एनालॉग्स आते थे। तो वेइंग मशीन जो रहती है उसकी हेल्प से हम पर्सन का वेट मेजर करते हैं। जनरली वेट केजीज़ में मेजर होता है। वेट का मेन पर्पस क्या रहता है, BMI कैलकुलेशन करने के लिए। मेन तो रहता है हमारा BMI। अब BMI कैलकुलेशन अगर आप नेक्स्ट आप देखोगे, हमारा जो टॉपिक है वो है BMI। तो BMI में आप क्या देखोगे, उसके फॉर्मूला में क्या रहता है, हाइट और वेट दोनों रहता है। तो आपको पर्सन की हाइट भी पता होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको उस पर्सन का वेट भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो वेट जनरली हम केजीज़ में लेते हैं। वेट की हेल्प से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि पर्सन कैसी कैटेगरी में होगा, ओवर वेट है, अंडर वेट है, अपनी एज के अकॉर्डिंग उसका वेट बहुत ज़्यादा है कि कम है, ये हम पता करते हैं। थर्ड हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन चीज़ है BMI। BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। अब BMI का एक फॉर्मूला होता है, पिक्चर क्लियर नहीं है तो मे बी आपको शो नहीं हो रहा होगा, मैं लिख देती हूँ। BMI का फॉर्मूला होता है वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप डाइट प्लान कर रहे हो तो आपको BMI की हेल्प से ही आप पर्सन का ये पता लगाते हो कि पर्सन हेल्दी कैटेगरी में है, अनहेल्दी है, बहुत ज़्यादा ओबीज़ है, ओवरवेट है, कि बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है उसको। ठीक है। तो BMI एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि BMI आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, या फिर आप कैलकुलेशन सीखना चाहते हो मेनली, तो प्लीज़ आप कमेंट करना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको BMI विद एग्जांपल्स और कैलकुलेशन की हेल्प से बताऊंगी
क्योंकि BMI जो रहता है वो इंडियन पीपल्स के लिए लाइक एशियन के लिए अलग है, एंड फॉर अमेरिकन BMI की जो वैल्यूज़ रहती है वो अलग रहती है। तो BMI की वैल्यू की हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि पर्सन कौन सी कैटेगरी में है, अंडर वेट है, ओवर वेट है, कि कैसी कैटेगरी है। ठीक है, तो ये BMI का फॉर्मूला है। अभी इस वीडियो में BMI के बारे में पूरा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि फिर ये वीडियो में सिर्फ BMI ही हम पढ़ पाएंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे हमको पढ़ना है अभी। तो अगर BMI का आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो मैं BMI के लिए बना सकती हूँ, उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो BMI का पर्पस क्या रहता है? मेन BMI का पर्पस रहता है टू कैटेगराइज। आप इंडिविजुअल को कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे कि वो नॉर्मल वेट का है, कि वो बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, उसको ओबेसिटी है, या फिर वो अंडर वेट है। ठीक है, तो इस कैटेगरी से भी आप काफ़ी चीज़ें पता लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन बहुत ज़्यादा अंडर वेट है तो आपको अगर BMI की हेल्प से पता चल गया कि हाँ पर्सन का वेट तो बहुत ज़्यादा कम है, तो आप क्या करोगे? उसके मील प्लान में उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज दोगे जिससे कि उसका वज़न बढ़े। ये एक चीज़ पता चल गई। अगर आपको ये BMI की हेल्प से ये पता चल गया कि पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, तो आप क्या करोगे? उसको कैलोरीज कम दोगे जिसके कारण कि उसका वज़न कम हो। तो ये आपको पता लगाना आना चाहिए, इसलिए आपको BMI तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, अगर आपको BMI के बारे में पढ़ना होगा तो। ठीक है, आई होप BMI भी आपको फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में नेक्स्ट आता है हमारा वेस्ट सर्कमफेरेंस। वेस्ट जनरली जो हमारा वेस्ट का सर्कमफेरेंस होता है उसको हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। किसकी हेल्प से? फ्लेक्सिबल टेप की हेल्प से। फ्लेक्सिबल टेप्स आते हैं, आपके घर में भी काफ़ी सारे लोगों ने यूज़ किया होगा। जनरली टेलर्स वगैरह यूज़ करते हैं जब उनको हमारी बॉडी का साइज़ लेना रहता है। तो ये टेप की हेल्प से हम क्या करते हैं? वेस्ट का सर्कमफेरेंस लेते हैं। ठीक है, ये जितना भी हमारा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स अभी हम पढ़ रहे हैं, इन सब की वैल्यूज़ मेंशन है। काफ़ी सारे चार्ट्स हैं, वो पहले से ही बने हुए हैं जिसमें कि हम कंपेयर करते हैं। लाइक अगर दिया हुआ है चार्ट्स में कि 130 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका इन साइज़, वेस्ट सर्कमफेरेंस का साइज़ होना चाहिए 130 सेंटीमीटर। ये एक एवरेज दिया हुआ है। अगर आपका 135 सेंटीमीटर आ रहा है, इट मीन्स आपको पता चल गया नहीं 5 सेंटीमीटर ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स कि पर्सन को क्या करना है? वेट लॉस करना है। तो ये जो चार्ट्स रहते हैं ये पहले से ही बने हुए हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे लिए बना के रखे हुए हैं, जैसे WHO, ICMR, इनकी हेल्प से। तो अगर आपको फुल नोट्स चाहिए, उसमें हमने सारा मेंशन किया हुआ है टोटली नोट्स में, लाइक वेस्ट सर्कमफेरेंस के क्या चार्ट्स हैं, BMI चार्ट्स एंड ऑल, ये सारा। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करना, या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हो कंप्लीट नोट्स के लिए। ओके, तो नेक्स्ट वेस्ट सर्कमफेरेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया, जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि पर्सन का एक एक्चुअल सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, और उस सेंटीमीटर के कंपैरिजन में उस पर्सन का वेट सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। ठीक है, एक एवरेज पिक्चर ब्लर हो रही होगी मे बी। तो अगर हम लोग देखें तो मेंस का जो इन साइज़ रहता है वो 40 इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे ही अगर वुमेंस का देखें तो 35 इंचेस एक नॉर्मल एवरेज होना चाहिए, या फिर उसको सेंटीमीटर में देखें तो 88 सेंटीमीटर एक हेल्दी सेंटीमीटर वाइज होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा होता है, इट मीन्स कि आपको आपकी डाइट में या फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस में चेंज करने की नीड है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा वेस्ट सर्कमफेरेंस का। मेन इसका पर्पस क्या रहता है हमारा वेस्ट सर्कमफेरेंस लेने का, कि हमको एब्डोमिनल ओबेसिटी तो नहीं है। अब एब्डोमिनल ओबेसिटी टर्म में भी आपके लिए न्यू हो सकता है। एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी कि काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है कि जो मोटापा रहता है या फिर फैट का एक्यूमुलेशन रहता है वो हमारे टमी वाले एरिया में बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा हेल्थ कंडीशंस काफ़ी बार हम लोगों को देखी जाती है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस हमको देखी जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एब्डोमिनल ओबेसिटी का, यानी कि मोटापा आपकी पेट वाले एरिया में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम वेस्ट का साइज़ लेते हैं। तो वो पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? वेस्ट सर्कमफेरेंस लेते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा हिप सर्कमफेरेंस। हिप सर्कमफेरेंस भी हम क्या लेते हैं? सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। जनरली क्या करते हैं, इसमें भी इंच टेप का ही यूज़ होता है, उस टेप की हेल्प से ही हम हिप का सर्कमफेरेंस मेजर करते हैं। इसका मेन पर्पस क्या रहता है कि हम वेस्ट टू हिप का रेशियो देखते हैं, हमारा वेस्ट कितना सेंटीमीटर आया है एंड देन हिप का कितना सेंटीमीटर आया है।
तो वेस्ट और हिप रेशो के भी काफ़ी सारे पॉइंट्स या फिर एक चार्ट्स पहले से ही अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वेस्ट और हिप को मेजरमेंट करते हैं कि रेशो कितना होना चाहिए। इससे हमको ये पता चल जाता है कि बॉडी में फ़ैट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, कई बार क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों में फ़ैट का एक्यूमुलेशन हिप एरिया में बहुत ज़्यादा रहता है, वेस्ट बहुत पतली सी है बट हिप एरिया बहुत ज़्यादा हैवी है। ये भी काफ़ी सारे हेल्थ कंडीशंस एक्यूमुलेशन के कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि जॉइंट पेन हो सकता है क्योंकि आपका लोअर बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है, अपर बॉडी में फ़ैट कम है। ठीक है, तो ये सब देखने के लिए हम क्या करते हैं, हिप का सर्कमफेरेंस भी लेते हैं। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है स्किन फोल्ड थिकनेस। स्किन फोल्ड थिकनेस जनरली मिलीमीटर्स में लिया जाता है, किसकी हेल्प से, स्किन फोल्ड कैलिपर्स की हेल्प से। अगर आप गूगल में सर्च करोगे व्हाट इज़ स्किन फोल्ड कैलिपर, तो स्किन फोल्ड कैलिपर एक काइंड ऑफ इक्विपमेंट है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जनरली ट्राइसेप्स देखते हैं और सब स्कैपुलर हमारा जो रीजन रहता है उस रीजन का हम क्या करते हैं, फ़ैट का एक्यूमुलेशन देखते हैं। जैसे कि स्किन फोल्ड कैलिपर्स में क्या करते हैं हम लोग स्पेसिफिक, अगर आप देखो मे बी पिक्चर होगी, ये रही स्किन फोल्ड थिकनेस में, आप देखो ये है हमारा कैलिपर, ये है हमारा इक्विपमेंट जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्किन के फोल्ड्स लगाते हैं। कोई मैक्सिमम इसमें ट्राइसेप्स देखा जाता है बट कोई भी एरिया का आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आपका एब्डोमेन एरिया है, एब्डोमेन एरिया में आपने क्या देखा, ये कैलिपर की हेल्प से आपने एक फोल्ड लिया, स्किन का फोल्ड। तो ये फोल्ड में आपका इंचेस कितना आ रहा है, इसकी हेल्प से हम क्या पता लगा सकते हैं, हमारे फ़ैट का एक्यूमुलेशन, फ़ैट हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे स्टोर है उसका हम एक्यूमुलेशन लगा सकते हैं। तो अगर आपका मिलीमीटर्स का जो नंबर्स है वो सही आता है, इट मीन्स कि आप हेल्दी कैटेगरी में हो। बट अगर ये नंबर्स में चेंजेस आते हैं तो वो क्या होता है, इट मीन्स कि आप अनहेल्दी कैटेगरी में हो या फिर आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस सही नहीं है। तो जनरली जो मेंस का रहता है वो होता है, एक सेकेंड, मेंस के लिए जो रहता है वो होता है हमारा 25 mm, इट इज़ हेल्दी। एंड विमेंस के लिए जो हमारा रहता है वो रहता है 18 mm। आपने नोटिस किया होगा कि जनरली जो विमेंस का रहता है वो एज़ कंपेयर मेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर आउट हो गया होगा अब। स्किन फोल्ड थिकनेस, नेक्स्ट जो है वो है हमारा मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं MUAC। तो MUAC जनरली किस में मेजरमेंट करते हैं हम लोग, सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल टेप, जो कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे अपर आर्म में मेजर करते हैं। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, इसमें नेम से ही समझ में आ रहा है कि आपके अपर आर्म का मेजरमेंट किया जाता है। ये भी एक स्क्रीनिंग टूल है पर्सन के न्यूट्रिशनल स्टेटस को एक्सेस करने का। जनरली ये किसका एक्सेस करता है, चिल्ड्रंस में हम लोग देखते हैं कि चिल्ड्रंस की बॉडी में उसका मिड आर्म, अगर किसी चिल्ड्रन का आर्म बहुत ज़्यादा पतला है तो उसका MUAC जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, बहुत कम आएंगे। तो आपको क्या पता चलेगा कि पर्सन जो बच्चा है हमारा, वो बच्चा कैसा है, माल न्यूट्रिशन है या फिर उसकी बॉडी में उसका जितना वेट होना चाहिए उतना वेट नहीं है, तभी तो उसके आर्म का साइज़ बहुत पतला आया है। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो अगर किसी पर्सन के, किसी बच्चे के आर्म का साइज़ बहुत ज़्यादा मोटा आ रहा है तो उससे हमको क्या पता चलेगा कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, जितना उसका वेट होना चाहिए उसके कंपैरिजन में। तो MUAC से भी हम लोग काफ़ी चीज़ें पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेड सर्कमफेरेंस। तो हेड सर्कमफेरेंस भी जनरली बच्चों का ही लिया जाता है, आपको पिक्चर से समझ में आ जाएगा। देखो हेड सर्कमफेरेंस में हम क्या करते हैं, ये भी सेंटीमीटर्स में लेते हैं और जो डिवाइस यूज़ होता है वो होता है फ्लेक्सिबल टेप, जो कि हम कैसे मेजर करते हैं, पर्सन के सिर को मेजर करते हैं, हेड को मेजर करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि बच्चों का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो सही हुआ है कि अच्छे से नहीं हुआ है। तो ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, हेड सर्कमफेरेंस की हेल्प से। आपने देखा होगा जनरली काफ़ी सारे बच्चे जो रहते हैं उनका सर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, क्या आपने कभी नोटिस किया है? तो जनरली जिन बच्चों के सिर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वो बच्चे जनरली माल न्यूट्रिशन में आते हैं, क्योंकि हमारे एक हेड का साइज़ भी एक मेंशन है पहले से कि कितना साइज़ आपका हेल्दी कैटेगरी में आता है और कितना अनहेल्दी कैटेगरी में आता है। तो अगर बच्चे का जो सिर का साइज़ है वही बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, इट मीन्स जनरली वो माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों में देखते हैं। तो हम हेड सर्कमफेरेंस की हेल्प से भी काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में।
राइट, सो मे बी आपको एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स अब सारा समझ में आ गया होगा। हमने लगभग एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के अंदर 8 टाइप्स पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा आता है बायोकेमिकल एनालिसिस। हमने जो टाइप्स पढ़े ना स्टार्टिंग में, कि हमने 4 में डिवाइड किया हुआ है, ए बी सी एंड डी। तो ए हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हमको पढ़ना है बी यानी कि बायोकेमिकल एनालिसिस। अगर आपको कुछ भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो मैं तभी बनाऊंगी जब हमारे 50+ लाइक्स अगेन हो जाएंगे। वैसे थैंक यू सो मच अगेन कि एक ही दिन में आपने 50+ लाइक्स दे दिए मुझे। अब नेक्स्ट आता है हमारा बायोकेमिकल एनालिसिस में। तो बायोकेमिकल एनालिसिस में क्या आएगा, जनरली जो भी हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं किसी पर्सन का बायोकेमिकल, बायोलॉजिकली अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो लैबोरेटरी में, उसका आपको बायोकेमिकल एनालिसिस में क्या याद करना है, बायोकेमिकल यानी कि लैब रिलेटेड। ठीक है, बायोकेमिकल यानी कि लैब में हो रहा है। तो लैब में क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, सीरम टेस्ट। ठीक है, मैक्सिमम हमारी बॉडी से यही सारी चीज़ें ली जाती है जिसका हम लोग बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में अगर कई बार बायोप्सीज़ होती हैं, बॉडी का पार्ट कट किया जाता है एंड ऑल, वो भी होता है। बट आपको बायोकेमिकल में क्या याद करना है, लैब रिलेटेड। तो बायोकेमिकल में क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं जनरली, जिसमें हम क्या पता कर सकते हैं, नॉट ओनली ब्लड टेस्ट, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड, सलाइवा, यूरिन, स्टूल, ये 4 आप याद कर लो। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे ब्लड में आयरन की कमी तो नहीं है, विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल और भी बहुत सारे मार्कर्स, जितने भी हम अगर किसी पर्सन की फ़ाइल में देख रहे हैं। आपने कभी मेडिकल, अगर आपकी इंटर्नशिप हुई है तो आपने मेडिकेटेड फाइल्स देखी होंगी, जैसे कि आपने ब्लड, फॉर एग्जांपल अपने ब्लड रिपोर्ट से ले लो, आपने अपने फैमिली मेम्बर में किसी ना किसी की ब्लड रिपोर्ट्स देखी होंगी। तो कितनी सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती है। लीवर के लिए हम अलग चीज़ देखते हैं, किडनी के लिए अलग चीज़ देखते हैं, हार्ट के लिए अलग देखते हैं, थायराइड की अलग होती है, कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट्स अलग होती है ना, ब्लड की रिपोर्ट अलग होती है। तो ये सारी रिपोर्ट्स किस में आएंगी, बायोकेमिकल एनालिसिस में। हम पर्सन की बॉडी से हम कुछ चीज़ें ले रहे हैं, देन उसका लैब में हम स्कैनिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट हो रही है, तो वो आता है बायोकेमिकल एनालिसिस में। अब हम बायोकेमिकल एनालिसिस की अगर स्पेसिफिक एक एक चीज़ नहीं पढ़ सकते, लाइक किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। बट स्टिल एक शॉर्ट के लिए मैंने काफ़ी कुछ ऐड किया हुआ है, जैसे कि ब्लड, किसी पर्सन का आप ब्लड ले रहे हो तो उसमें आप क्या देखोगे, ब्लड में काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि सीरम एल्ब्यूमिन हो गया, सीरम विटामिन ए, कैरोटीन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, हेमाटोक्रिट वैल्यूज़ हो गई। अगर इसमें कमी देखी है, अगर इसकी वैल्यूज़ में आपको वैल्यू से कम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स कि आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अगर आपकी बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी है, इट मीन्स प्रोटीन डेफिशिएंसी है। विटामिन ए की कमी है तो विटामिन ए डेफिशिएंसी है। स्कॉर्बिक एसिड की कमी है, इट मीन्स कि विटामिन सी डिफिशिएंसी। हिमाटोक्रिट, अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, मतलब कि आपको बॉडी में आयरन या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो इससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी कि बायोकेमिकल एनालिसिस में जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं उससे हमको कैसे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, आई होप बायोकेमिकल एनालिसिस में आपको ब्लड का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ब्लड के जैसे यूरिन टेस्ट होता है, अगर आपका यूरिन का सैंपल लेकर गए हैं तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ों का हमको पता चल जाता है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में हाइपर प्रोटीनीमिया दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया है। ठीक है, कई बार क्या होता है, आपको हाइपोप्रोटीनीमिया दिखाई देता है, इट मीन्स कि प्रोटीन की कमी है बॉडी में। यूरिनरी यूरिया, अगर आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा यूरिया दिखाई दे रहा है तो भी आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है। अगर आपकी बॉडी में यूरिनरी क्रिएटिनिन दिखाई दे रहा है तो भी आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ रहती हैं, अगर वैल्यूज़ कम या ज़्यादा है उसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि डेफिशिएंसी है कि ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ की कमी हो रही है तो ये बॉडी में आपको हेल्थ दिख रहा है, हेल्थ इश्यूज़ दिख रहा है। अगर कोई चीज़ एक्सेस हो गई तो उसके कारण भी बॉडी में हेल्थ इश्यूज़ दिखाई देते हैं। दोनों ही तरीके से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कोई भी चीज़ की कमी या फिर किसी भी चीज़ का एक्सेस होना हमारे लिए हार्मफुल है। तो आई होप आपको जो बायोकेमिकल एनालिसिस है वो क्लियर आउट हो गया होगा अब तक। थर्ड जो है हमारा सी, वो आता है क्लिनिकल असेसमेंट में। क्लिनिकल असेसमेंट में मैंने आपको कल शॉर्ट में बता ही दिया था कि क्लिनिकल असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी खुद ही हमको साइन और सिम्टम शो करती है कि आपकी बॉडी में इस चीज़ की कमी है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में हेयर्स बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं,
नाखून बहुत जल्दी टूट रहे हैं, स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेज़ आ गए हैं, बहुत ज़्यादा रफ स्किन दिख रही है, तो क्या है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा येलोइश दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा येलो कलर दिखाई दे रहा है, आइज़ में नेल्स बहुत ज़्यादा येलो हो गए हैं, यूरिन बहुत ज़्यादा येलो हो रहा है, इट मीन्स कि लीवर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, लीवर में बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन का बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, बहुत आपको लाइक आप कोल्ड टेम्परेचर बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो इट मीन्स कि बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है। तो बॉडी क्या करती है, सिम्टम शो करती है। आपको पता चलना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये सिम्टम्स हमारे क्यों शो हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ कॉमन सिम्टम, जैसे कि जनरली अगर आपको माउथ में रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक लिप्स के साइड में क्रैक्स आ रहे हैं, तो किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, प्लीज़ आप कमेंट डाउन करना कि अगर आपको जनरली माउथ रिलेटेड सिम्टम्स, जैसे कि इस पिक्चर में भी एक है, लिप्स के साइड में क्रैक्स या फिर सोर्स दिख रहे हैं आपको लिप्स के आसपास, तो ये किस चीज़ की डेफिशिएंसी के कारण हमको ये दिखाई देता है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कर बताना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कि डेफिशिएंसी किस चीज़ के कारण हुई है हमारी बॉडी में, जिसके कारण कि हमारे लिप्स के साइड में क्रैक्स आ रहे हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे हम लोग फिज़िकल अपीयरेंस के कारण पता लगा सकते हैं कि किस पर्सन को कैसी डेफिशिएंसी है। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा रिब्स दिख रही हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रिब्स है, बहुत ज़्यादा पतला है, इट मीन्स कि पर्सन को माल न्यूट्रिशन है। कई बार हमारे जो नेल्स रहते हैं ना, जो हमारे नेल्स का साइज़ रहता है, वो नेल्स देखो बहुत ज़्यादा बेड है, मतलब बेड के जैसे दब गया है, अंदर दब गए हैं नेल्स में क्रैक्स है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्पून नेल्स। तो जनरली जो स्पून नेल्स होते हैं वो किस चीज़ की डेफिशिएंसी से हमको दिखाई देते हैं, ये भी आपका होमवर्क है। ये भी आप कमेंट करो, अगर आप वीडियो देख रहे हो पूरा तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि स्पून नेल्स किस चीज़ की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि नेट के पेपर में भी ये मैच द कॉलम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लाइक विटामिन सी डेफिशिएंसी किसके कारण होता है, बहुत सारे आपको ऑप्शन दे देंगे, लेफ्ट साइड आपको सारे विटामिन के नेम दे देंगे, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, राइट साइड में आपको डिजीज़ का नाम दे देंगे कि केराटोमलेशिया हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया और ओबेसिटी। तो आपको मैच आउट करना है कि कौन सी किस चीज़ की कमी के कारण आपको क्या डिज़ीज़ होती है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है सी वाला जो हम अभी क्लिनिकल असेसमेंट पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है हमारा डाइटरी हिस्ट्री। ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स का। इसमें हम पर्सन के डाइटरी हैबिट्स के बारे में पूछते हैं, जैसे कि उसके फूड की चॉइसेस क्या है, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वो फूड में क्या क्या खाना पसंद करता है, नहीं पसंद करता, पोर्शन साइज़ कैसा है, कुल मिला के हम उसका टोटली डाइटरी असेसमेंट करते हैं। ये है फूड पिरामिड। आई होप ये आपने पहले पढ़ा होगा फूड पिरामिड क्या होता है, फूड का हम लोग फूड ग्रुप्स कैसे बनाए हुए हैं हम लोगों ने, वो सारी चीज़ें। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसके लिए भी वीडियोज़ बना देंगे। पोर्शन साइज़ देखते हैं हम, पर्सन का पोर्शन साइज़ कितना है, वो बहुत कम खा रहा है या फिर वो ज़्यादा खाता है। मील की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, कितनी देर में वो मील्स लेता है, क्या क्या उसका मील का टाइमिंग रहता है, या फिर कितने मील्स वो दिन भर में ले रहा है, ये सब हम उस पर्सन की डाइटरी हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। जनरली आप लोगों ने RDA देखा होगा, RDA का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ये पहले से ही हमारा RDA बना हुआ है, जिसमें कि किस पर्सन को कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, क्या क्या फूड इंक्लूड होना चाहिए, किस पोर्शन में लेना चाहिए, ये पहले से ही मेंशन है। तो RDA की हेल्प से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि पर्सन को कितना कैलोरी देना है, वो कितनी कैलोरी एक्चुअली में ले रहा है, नॉर्मल कैलोरी जितनी लेनी चाहिए उससे वो कम ले रहा है कि ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट, जिसमें हमने पढ़ा 4 टॉपिक्स आज। डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट के जो अंदर आते हैं वो है हमारे टॉपिक्स, जस्ट अ सेकेंड, एक बार इसको टोटल फिर से पढ़ लेते हैं। आज हमने पढ़ा न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स में आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आज हमने पूरा डायरेक्ट टाइप्स पढ़ा है, इनडायरेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट में हमने 4 टाइप्स पढ़े, जिसको हम शॉर्ट एब्रीवेशन है उसका ABCD। ए जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, जिसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट्स आ जाते हैं। तो मैंने आपको 8 डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट्स पढ़ाए जो कि आते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के अंदर, जैसे कि हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट सर्कमफेरेंस, हिप सर्कमफेरेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस,
मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस और हेड सर्कमफेरेंस। तो ये टोटली 8 थे हमारे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। सेकेंड था हमारा बायोकेमिकल। बायोकेमिकल इट मीन्स लैब रिलेटेड। आई होप आपको याद हो गया होगा, बायोकेमिकल मतलब कि लैब रिलेटेड। क्लिनिकल मतलब कि बॉडी हमारी साइन एंड सिम्टम खुद ही शो कर रही है। एंड लास्ट है हमारा डी यानी कि डाइट्री। हम उसकी डाइट रिलेटेड टोटली गैदरिंग करते हैं कि कितना कितना उसका डाइट है और नहीं है। तो आई होप आपको डायरेक्ट असेसमेंट टोटली क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और अब हम ऐसे ही धीरे धीरे सारे टॉपिक्स लाते रहेंगे। जितनी जल्दी अगर 50 लाइक्स मुझे मिल जाते हैं उतनी जल्दी मैं आपका फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, जो कि हमारा रहेगा इनडायरेक्ट असेसमेंट के ऊपर। कि इनडायरेक्ट असेसमेंट यानी कि जो हम टोटल लॉन्ग ग्रुप का, एक बिग ग्रुप का असेसमेंट करना रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं। तो वो रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो में तो हमारा एक ही दिन पे 50+ लाइक कंप्लीट हो गया था, तो ये नेक्स्ट वीडियो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, आई होप देखते हैं कि कितने दिन में आप 50+ लाइक कंप्लीट कर लेते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।